नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल कर चुका है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भिलाई जिला अध्यक्ष, भाजपा से भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बृजपुरिया जी, जो काफ़ी समय से लंबी, कहना चाहिए लंबी राजनीति में हैं। और मैं चाहूँगी कि वो ब्रिजेश जी अपना थोड़ा सा परिचय, अपनी शिक्षा जो है वो स्वयं अपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं नमस्कार सभी दर्शकों को जी नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं हमारे दर्शकों को दें। मैं ब्रिजेश बिजपुरिया, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई का अध्यक्ष हूँ और मेरा शैक्षणिक जो है योग्यता वो है एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, एमए समाजशास्त्र में किया है और एलएलबी भी। काफ़ी सारी आपके पास डिग्रियां हैं। राजनीति, आपका राजनीतिक सफ़र जो है वो कैसा रहा? कब से आप राजनीति से जुड़े? हमने सुना है काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा और कब से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। देखिए, संघ से तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ था और 1977 से मैं भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा और मेरे साथ एक अलग मेरा परिचय है। ऐसा आपको बहुत कम देखने मिलेगा कि मजदूर राजनीति से मैं छात्र राजनीति में आया। 1970 में भारतीय मजदूर संघ का अच्छे सेल का उपाध्यक्ष रहा, सेक्रेटरी रहा। फिर 1980 में मैं कल्याण विधि महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और 1980 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का भिलाई का अध्यक्ष बना। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर महामंडल भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री बना। इसके बाद 90 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना और उसके बाद ये सफ़र लगातार मेरा चालू रहा। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था होती है राष्ट्रीय परिषद, उसका 1992 में मेंबर बना, 1997 में उसका मेंबर बना और इलेक्टेड मेंबर रहा, मतलब मनोनीत नहीं रहा कभी। और भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनाव में लड़े, मतलब वो भी मनोनीत नहीं था पहले भी। मैं चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले चुनाव होता था, तो लड़ करके 90 में अध्यक्ष बना, 92 में अध्यक्ष बना और लगातार 96 तक अध्यक्ष था मैं। 96 से अध्यक्ष पद से मतलब मेरे को कार्यकाल 2 से ज़्यादा हो गए थे, 3 कार्यकाल हो गए थे, तो हमारे पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको बनाया गया इसमें। फिर मेरे को जैसे ही अध्यक्ष पद से अलग हुआ मैं, उसके 4 महीने बाद मेरे को मध्य प्रदेश झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद फिर जब पहली कार्यकारिणी बनी छत्तीसगढ़ की, दिल्ली से बनी थी, उसमें ताराचंद जी साहू अध्यक्ष थे, तो उसमें मुझको प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया। पहली कार्यकारिणी में भी था मैं, दूसरी कार्यकारिणी में भी था। इसके बाद छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। फिर झुग्गी झोपड़ी का इसके बाद एक बार और मेरे को मौका दिया, बोले आप झुग्गी झोपड़ी काम संभालिए, फिर उपाध्यक्ष मेरे को यहाँ बनाया। तो लगातार दायित्व 2004 तक थे। हाँ, 2004 से लेकर के और 2022 तक कोई दायित्व नहीं था मेरे पास में, लेकिन पार्टी ने जो भी काम दिया वो मैंने किया। चुनावों में, उपचुनावों में, जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा उसमें किया और पार्टी की सारी गतिविधियों में बराबर शामिल रहा और पार्टी ने जो मेरे से अपेक्षा रखी उसमें मैंने खरा उतरने का प्रयास किया। काफ़ी लंबा रहा आपका राजनीति सफ़र। 2022 में अभी अक्टूबर में पार्टी ने मेरे को पुनः जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है उस विश्वास में मैं खरा उतरूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि आपका राजनीतिक सफ़र जो है शुरू से रहा है, आप अपने पढ़ाई के दिनों में जब आप छात्र रहे, क्या उसके पहले उस समय से आपके मन में ऐसा कुछ विचार था कि आपको राजनीति के क्षेत्र में आना है? किस तरीके से आपने रुझान आपका हुआ? राजनीतिक विषयों में रुचि तो रहती थी मेरी शुरू से ही। जब देश में इमरजेंसी लगी तब उसमें एक रविवार नाम की पत्रिका थी, उसको बैन कर दिया गया। दिनमान नाम की एक पत्रिका थी, उसको बैन कर दिया गया। उस समय जो लोग जानते हैं तो ऐसा काली स्याही से ऐसा शब्दों को काट दिया जाता था, वैसा प्रकाशित होता था। तो इन सब को लेकर के एक मन में रोष तो रहता था कि आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से बैठा हुआ व्यक्ति है वो तानाशाह बन के काम कर रहा है। तो ये मन में तो रोष रहता था और धीरे धीरे ये रोष बढ़ता गया
और आगे जब मामला आया तो जिससे भारतीय मजदूर संघ है उसको मैंने ज्वाइन किया, वो पार्टी से ही बीजेपी से लगा हुआ है। इसके बाद फिर डायरेक्ट पार्टी में युवा मोर्चा के माध्यम से आया और लगातार फिर पार्टी में आज काम कर रहा हूँ। करीब 45 साल हो गए मेरे काम करते हुए। सर 90 में भी आप जिला अध्यक्ष के पद पर थे और पार्टी ने एक बार फिर आपको जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा है। क्या लगता है आपको क्या आपको जिला अध्यक्ष के पद से पार्टी ने नवाजा है तो किस तरह की पारदर्शिता रखते हैं आप पार्टी को लेकर के? देखिए, हमारी पार्टी में तो पारदर्शिता है, वहाँ तो कोई छुपा हुआ एजेंडा रहता नहीं है। सीधी सीधी बात है, जो पार्टी के एजेंडा आता है, पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रम को जनता के सामने रखते हैं और जनता के सामने हमारी नीति बहुत स्पष्ट रहती है कि हमको जन कल्याण का काम करना है, जनता का हित करना है। और हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे जो प्रमुख जिनने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़े थिंकर्स थे वो, और कभी वो सेकंड नंबर तो आए नहीं, हमेशा अव्वल नंबर रहे हैं। और कुछ विपरीत परिस्थितियों में उनका मर्डर हुआ। लोग मर्डर तब बोलते हैं दुर्घटना हुई, लेकिन मर्डर ही था वो। तो उसके बाद से पार्टी लगातार अपने रास्ते पे चल के आगे बढ़ती रही, लेकिन उन्होंने जो एक सूत्र दिया एकात्म मानववाद का, उस एकात्म मानववाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी सूत्र पे आगे बढ़ रही है। आज उसमें अंत्योदय का कार्यक्रम उन्होंने दिया कि गरीब से गरीब लोगों के लिए कैसे उनका कल्याण किया जाए, ये योजना बनाई। उनका जो थीम थी कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जब तक हम उसका कल्याण नहीं करेंगे, उसको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक ना तो समाज का भला होगा, ना राष्ट्र का भला होगा और ना विश्व का भला होगा। ये थीम लेकर के उन्होंने काम किया और ऐसे समय थीम लाए जिस समय दो थीम चल रही थी, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। पूंजीवादियों की व्यवस्था ये थी कि हम मजदूरों को अधिक से अधिक शोषण करें और अपनी तिजोरियाँ भरें, और साम्यवादियों की सोच थी, कम्युनिस्टों की सोच ये थी कि उद्योग की चाहे कोई भी मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। तो ये दोनों अलग अलग सोच थी, लेकिन इन्होंने जो सोच रखी वो ये सोच रखी कि समाज में सबका हक है, एक मजदूर का भी है, एक व्यापारी का भी है, एक पूंजीपति का भी है, लेकिन सबको नैतिकता के आधार पर काम करना चाहिए। मजदूर को उद्योग की चिंता करना चाहिए और उद्योग की चिंता करते हुए अपनी चिंता करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर सबको मिलकर राष्ट्र की चिंता करना चाहिए। अच्छी बात आप कह रहे हैं। जब हमारा राष्ट्र सही रहेगा, हम राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होगा, तो हमारा कल्याण तो ऑटोमेटिक होगा। भाई जैसे आज हम अपने परिवार को देखते हैं, तो परिवार को देखते हैं तो परिवार के साथ समाज को भी देखते हैं, समाज के साथ राष्ट्र को भी देखते हैं। जब ये सब चीज़ सही रहेंगी, हमारा देश अच्छे से चलेगा, संपन्न रहेगा, तो हमारे परिवार को संपन्नता का लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जी। सर, आपको दोबारा से जिला अध्यक्ष की उपाधि जो दी गई है, कैसा महसूस करते हैं आप? उस समय की पार्टी ने आप में यकीन करके आपको दोबारा जो है जिला अध्यक्ष बनाया, तो अभी कैसा फील होता है आपको? देखिए, मैं पहले जब पार्टी सत्ता में थी, विपक्ष में थी, तो दोनों मैंने पक्ष में काम किया उस समय, क्योंकि मैं 90 से 96 तक था, तो पार्टी मतलब मध्य प्रदेश में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश था, तो सत्ता में थी 92 तक। फिर जो अपना वो उसका बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, फिर तोड़ने के बाद 3 स्टेट की गवर्नमेंट भंग कर दी कांग्रेस ने, उसके बाद विपक्ष में आ गए। तो विपक्ष में भी मैंने 96 तक काम किया, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में मैंने काम किया, लेकिन काम करने का तरीका मेरा एक ही था कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन कल्याण हो, कार्यकर्ता जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे, और कोई भी जनता का व्यक्ति हमारे किसी कार्यकर्ता के पास में आता है, मेरे पास में आता है, तो उसको सरकार की जो योजनाएं हैं, जब हम सत्ता में थे तो उसको फ़ायदा मिले, और जब सत्ता में नहीं थे तो जो सत्ता में हैं उनके माध्यम से भी जनता को उनका हित जो हो सकता है उसको करवाने का काम करें। किसी भी रूप में जनता को लाभ मिलना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है? जी। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम जनहित में काम करें। सर, 90 की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है, या आप अगर चाहते हैं आप राजनीति में, तो आप किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, 90 के पहले और 90 के समय कार्यकर्ता बहुत साधन विहीन थे,
साधन नहीं होता था, साइकिलों पे जाते थे, स्कूटर से जाते थे। सूचनाएं देने के लिए भी हम लोग ऐसा साइकिलो स्टाइल छपवाते थे और लोगों के घर घर जाके सूचना देते थे। आज तो ये तंत्र बदल गया है, मोबाइल की सुविधा हो गई है, लोगों के पास गाड़ी घोड़े हो गए हैं, तो काम करना आसान हो गया है। पहले काम करना उतना आसान नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में जो एक अगाध श्रद्धा रहती थी पार्टी के प्रति, उसके कारण वो उन कठिनाइयों को झेलते हुए भी काम करते थे और पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। और आज ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी है। विश्व के सारे राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का है। सर, हमने ये भी सुना है कि आपके कार्य करने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो काफ़ी अलग है, लोगों से अलग है। किस तरीके का पैटर्न आप अपनाते हैं? आप कार्यों के दौरान किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? देखिए क्या है, मेरी लाइन बिल्कुल साफ है। कमल हमारा निशान है, कमल हमारी पहचान है और वही हमारी जान है, और उसके लिए हमको काम करना है। और हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे हो, पार्टी कैसे आगे बढ़े और पार्टी की जो छवि है जनता के बीच में उज्जवल साफ बने, इस बात का प्रयास मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। सर, जब 90 के दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर थे, उस समय पार्टी का माहौल कैसा था? आज पार्टी का माहौल, अभी आपको फिर पुनः अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया गया है, आज का कैसा माहौल है? आज की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए उस समय तो हमारा सीमित जगहों पर सत्ता थी हमारी मध्य प्रदेश में, और बाकी जगह और चली भी गई थी जल्दी, और केंद्र में हमारा मामला था नहीं। 96 में भारतीय जनता पार्टी 13 दिन के लिए आई, फिर चुनाव हुआ, फिर 13 महीने के लिए आई, फिर आई तो फिर 6 साल के लिए आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने 80 में, और 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन है, स्थापना दिवस है, और किस्मत से 6 अप्रैल मेरा जन्मदिन भी है तो ये दोनों सौभाग्य की बात है। और उसके बाद से लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी आया था जब माननीय अटल जी ने नैतिकता की बात को लेके, और एक वोट की कमी थी उनके पास में, लेकिन उन्होंने कोई खरीद फरोख्त नहीं की, कुछ नहीं की। उन्होंने बोला मेरे पास में बहुमत नहीं है और मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूँ। तो ये भी मतलब एक विशेषता थी उस समय की राजनीति की। आज तो खरीद फरोख्त हो रही है। पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में अल्पकालीन सरकार को संसद के अंदर खरीद फरोख्त करके उन्होंने बहुमत की सरकार बनाया। मतलब पहला इतिहास में ऐसा मामला हुआ है कि संसद का सेशन, लोकसभा सेशन चल रहा है और वहाँ पर कांग्रेस के नेता मेज में घूम घूम करके और लोगों को पैसे का ऑफर करके उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार को बहुमत की सरकार बनाई। जी सर, आगामी चूंकि विधानसभा चुनाव का दौर अब काफ़ी कम समय बच गया है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी किस तरह की तैयारी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसके माध्यम से हम 31 पेज का फॉर्म भर रहे हैं। उस 31 पेज में हम उस बूथ के जो सामाजिक प्रमुख हैं, जो अपना पढ़े लिखे लोग हैं, शैक्षणिक प्रमुख हैं, व्याख्याता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी समाज के, किसी यूनियन के, मतलब समाज में जिनका अपने प्रभाव है, ऐसे 11 लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको हम अपना मेंबर बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे 15 प्रमुख 20 बन रहे हैं, और वो 20-15 प्रमुख, अगर मान लीजिए वहाँ 1200 मतदाता हैं उस क्षेत्र में, उस बूथ में, तो हमारा एक 15 प्रमुख 60 मतदाताओं से कांटेक्ट कर रहा है। मतलब पूरे मतदाताओं से कांटेक्ट करने की हमारी योजना है। तो उसमें एक 15 प्रमुख कांटेक्ट कर रहा है, और उसमें लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बता रहा है, और जो कांग्रेस की असफलताएं हैं 4 साल 3 महीने में, जो उन्हें गंगा जल ले करके कसम खाई थी और बोली 36 सूत्री, मतलब घोषणा की 36 सूत्री घोषणा पत्र था उनका। तो उसमें जैसे उन्होंने शराब बंद करने की बात की थी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, किसानों का सम्मान की बात की थी, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी लाने की बात की थी। उसमें एक बात में भी वो खरे नहीं उतरे हैं। हमारे कार्यकर्ता ये बताते हैं। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ता 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, किसानों को कैसे सम्मान हो रहा है, महिलाओं को कैसे सम्मान हो रहा है, बेरोजगारों को कैसे सम्मान हो रहा है,
छोटे छोटे वर्करों को कैसे प्रॉफिट दिया जा रहा है, समाज में उनको कैसे आगे लाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को बताना है। और 15 साल में जो हमने काम किया था डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें भी जैसे सरस्वती साइकिल योजना है, बहुत सारी योजनाएं थी। आज जितने पुल पुलिया बन रहे हैं, आज जितना भी आप देख रहे हो, सारा का सारा मामला डॉक्टर रमन सिंह का किया हुआ है। ये केवल फीता काटने का काम कर रहा है। सर, शराबबंदी की बात जिस तरीके से आपने अभी कही कि गंगा जल लेकर के जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो एक बात शामिल थी कि गंगा जल लेकर के उन्होंने कसम खाई थी शराबबंदी को लेकर के। कांग्रेस को अभी 4.5 साल ही पूरे हुए हैं, ठीक है। आपने घोषणा पत्र में लगभग काफी सारी बातें जो थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ शराबबंदी का मुद्दा जो है वो बार बार उठता है। 15 साल आपने भी राज किया, रमन सिंह की सरकार थी 15 सालों में। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने क्यों नहीं विचार किया? क्या कारण था कि आपने शराबबंदी के, क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा उस समय भी उठता था, लगातार प्रदर्शन रैली होती थी, जिलाधीश के पास ज्ञापन पहुंचते थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को बार बार जो है वो गंगा जल लेकर के कसम खाने की बात दोहराई जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बीजेपी से हैं, तो आप लोगों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया? देखिए, इस पर हमने विचार भी किया और बहुत सारी जो भट्टियाँ थी, दुकानें थी, उसको कम करने का काम भी किया। लोगों में शैक्षणिक दृष्टि से ये प्रयास किया कि लोग उससे दूर हों, और लगातार हमने अपना गाँवों में महिलाओं की टोली बनाई, जो महिलाएं जाग करके वही अवैध शराब की बिक्री को रोकना और बाकी चीज़ों को रोकना, इस सब का काम भी कर रहे थे और उस कदम में आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद सत्ता बदल गई, सत्ता बदली, ये लोग आए, इनने उसी मुद्दे को लेकर के हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, इनने कसम खाई कि हम इसको आते साथ समाप्त कर देंगे। लेकिन आज 4.25 साल से ऊपर हो गया, 4.5 साल होने वाला है, इस दिशा में एक कदम भी इन्हें आगे नहीं बढ़ाया। और आज शराब की बिक्री, अवैध रूप से बिकने वाली शराब की बिक्री डबल हो गई है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि शराबबंदी पूरी तरह से, शराब की बंदी अगर कर दी जाए, तो जो आज के युवा हैं वो शराब से भी बड़े नशे जो हैं उस तरफ अग्रसर होंगे, तो वो तो और घातक सिद्ध होगा? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि शराबबंदी फिर करो। आप ये जो दूसरे ड्रग्स आते हैं उन पर ही बंदिश होना चाहिए। अभी आप देखते हो जो हो रहा है, यहीं खास तौर से अपना यहीं मोहन नगर के आसपास कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि 10 ठो पुड़िया पकड़ ली गई, 20 ठो पुड़िया पकड़ ली गई। तो ये 10-20 पुड़िया क्यों पकड़ते हो? ये 10-20 पुड़िया जहाँ से आती हैं उस स्रोत को क्यों नहीं पकड़ते हो? हैं, आज आप देख रहे हो महादेव ऐप का सट्टा, अरबों रुपए का मामला है। उसमें आपने 2 लाख का पकड़ लिया, 5 लाख का पकड़ लिया, 10 लाख का पकड़ लिया, जो नीचे लोग बैठे हैं उनको पकड़ लिया। और जो इसी भिलाई के लोग जाके दुबई में बैठे हैं, जिनने 300-300 करोड़ के बिला खरीद के रखे हुए हैं, जो आज से 3 साल पहले भिखारी की स्थिति जिनकी थी, आज वो 300-300 करोड़ के बिला लेके रखे हुए हैं, और आते हैं अपने बच्चों का यहीं पर रोमन पार्क में शानदार पार्टी करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पुलिस को याद आती है कि अरे वो तो आया था, उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और उसमें केवल पुलिस पर शामिल नहीं है, उसमें सारे शामिल हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ पुलिस को कि पिछले 2-2.5 साल में जो लोग दुबई गए हैं यहाँ से और वहाँ रह करके आ रहे हैं 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, आप उनकी फाइल क्यों नहीं निकालते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि ये लोग गए थे, किस लिए गए थे वहाँ और कौन कौन लोग थे? इनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हो? अगर ये करेंगे तो पब्लिक के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं पहले छोटे लोगों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, उसके बाद उसके माध्यम से हम ऊपर तक पहुँच पाएंगे। मेरा तो ये बोलना है कि जो ऊपर बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हो। ऐसा क्यों लगता है सर आपको, क्यों कार्रवाई? कहीं ना कहीं है कुछ उनका अपना। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते होते तो यहाँ आके जा रहे हैं, तब आपने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्यों नहीं पकड़ा? हैं, आपको मालूम है, जानकारी है, आप बाद में बता रहे हो कि ये ऐसा है वैसा है, हैं, और 2-4-5 नाम फिक्स हैं जो आज वहाँ पर करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं। तो उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? और उनके जो चेले चपाटे हैं जो नीचे तक हैं, उसमें आप कुछ लोगों को पकड़ ले रहे हो। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, पार्टी में किस तरह का सहयोग और समर्थन अभी आपको मिल रहा है, और ऐसा मतलब भाजपा से आप और किस तरीके की अपेक्षा करते हैं? नहीं, भाजपा से अपेक्षा हम क्या करेंगे? जनता अपेक्षा करती है और हम भाजपा के एक टूल्स हैं, एक कार्यकर्ता हैं,
तो हम चाहते हैं कि जनता जो भाजपा से अपेक्षा करती है उस अपेक्षा को भाजपा के हमारे माध्यम से, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से पूरा कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी बूथ स्तर पर की जा रही है पार्टी के द्वारा? मैंने बताया ना, बूथ स्तर पर जो हम काम कर रहे हैं यही काम कर रहे हैं। एक बूथ पर हमारी 31 लोगों की कमेटी बन रही है और वो कमेटी जनता के बीच में जा रही है, हमारी योजनाएं बता रही है कि हमने क्या किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं, और कांग्रेस ने 4 साल 5 महीने 6 महीने में क्या किया है, किस तरह से जनता को छलाया, धोखा दिया है। आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह आकंठ तक डूबी है कांग्रेस। आप देख रहे हो कि चौरसिया, सौम्या चौरसिया जो इनकी सेक्रेटरी थी, आज वो जेल में है, और जो मकान बना रही है वहाँ पर सूर्या विहार में, आज 10-20 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुका है, अभी भी मकान पूरा नहीं हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। और उनके भाई का कोयले की दलाली में संलग्न होना बताया जाता है। बहुत सारा मामला है, और 3-3 कलेक्टर, शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ के 3-3 कलेक्टर उस कोयला स्कैम में अंदर हुए हैं और जेल में हैं। और लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो बोले ईडी के छापे डाल रहे हैं। अरे ईडी के छापे तभी पड़ रहे हैं ना भाई जब कुछ गड़बड़ी हो रही है, या कुछ गड़बड़ी नहीं तो फिर ईडी क्या कर लेगी आपका? लेकिन सर ईडी के छापे पड़ रहे हैं लेकिन निकल कर तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अब ये जो 3 कलेक्टर अंदर हुए हैं और जिनके पास पैसे पकड़े गए हैं 6-6 करोड़ रुपया, वो कहाँ से पकड़े गए हैं? जैसे विधायक जी के यहाँ, भिलाई विधायक जी के यहाँ जी आया, जी क्या इंक्वायरी हुई है, चल रही है। और ये जी चीज़ें होती हैं कोई एक ही बार में तो नहीं आती हैं। जब कोई बड़ी जानकारी मिलती है, क्लू मिलता है, तभी ईडी छापे डालती है, क्योंकि ईडी के पास इतना फोर का टाइम तो नहीं है, इतने केसेस हैं उनके पास में, तो वो जबरदस्ती कहीं जाएंगे नहीं। सर भाजपा में लगातार अभी चेहरे बदल रहे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष का हो, चाहे महिला मोर्चा को हो, युवा मोर्चा को हो, क्यों बदलाव की स्थिति क्यों आ रही है? प्रोसेस होता है। अगर जिला अध्यक्ष बदलता है तो जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिले के सारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, बॉडी पूरी चेंज होती है। तो कोई ऐसा नहीं है अगर जिला अध्यक्ष में बदला गया हूँ मेरे को, तो मैं अब सारे मोर्चे, प्रकोष्ठ नए तरीके से काम करने के लिए अपने साथ समन्वय करके जो काम कर सकते हैं पार्टी के रीति के हिसाब से, उनको चेंज करना पड़ता है। ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्या इस बार भाजपा से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा नए चेहरों को लेकर के या युवाओं को मैदान में उतारेगी और उनको लेकर के चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो नीति तय करती है हमारी पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करता है, वो क्या तय करेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से है पार्टी की नीति कि जो जीतने वाले चेहरे हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और काम कर रहे हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी। भाजपा के माध्यम से 9 सालों में जो कार्य हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? भाजपा जिस तरीके से कार्य की है उसमें आपके क्या विचार हैं? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है 9 साल में, उसमें उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदिवासी लोग हों, SC/ST वर्ग के लोग हों, और चाहे स्वावलंबन के माध्यम से अपना जो स्वावलंबन ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के, उनके लिए हो, हर किसी के लिए काम किया है। जैसे महिलाओं को उज्ज्वल गैस योजना के तहत गैस फ्री दी, जन साधारणों को अपना बैंक के खाते खुलवाए, और अभी स्वच्छ जल के तहत जहाँ 3 करोड़ लोगों को नल मिले थे पानी के लिए, उनको 11 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन दिलवाया। बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं। आप देख लो, आप अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 5-6 घंटे लगते थे, अभी जो उन्होंने हाईवे बनाया है गडकरी जी ने, उसे मात्र 2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे। ऐसे एक रोड नहीं है, ऐसे कई हाईवे बनाए हैं भाजपा जमाने में, जहाँ लोगों का शॉर्ट डिस्टेंस हुआ है और इसके अलावा लोगों के पैसे बच रहे हैं। आज पहले की जो रोडें थी उसकी वजह से क्या होता था, लोगों की गाड़ियाँ खड़ करके ख़राब होती थी, सारी चीज़ गड़बड़ होती थी, टायर ख़राब होते थे। लेकिन आज इस ज़माने में अब जो रोडें बनाई हैं माननीय मोदी जी ने, उसमें हर किसी को फ़ायदा हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, और इसके साथ साथ आज केवल एक ही क्षेत्र में काम नहीं किया उनने, आज जनता को हर क्षेत्र में राहत पहुंचाने का काम किया है। अभी आप इनकम टैक्स में रेंज 5 लाख रुपये कर दी, उसमें सबको फ़ायदा होगा। मध्यम वर्गीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो उसको 3 से बढ़ा के 5 कर दिया। इसके अलावा भी कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है। आज हिंदुस्तान का सम्मान किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि आज बताइए, आज अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरफ खड़ा होता है, रशिया का राष्ट्रपति एक तरफ खड़ा होता है। ये
अभी देखा होगा यूक्रेन और रशिया युद्ध लंबे समय चल रहा है, अभी भी थमा नहीं है, लेकिन दोनों देश विश्वास कर रहे हैं भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। ये हमारे सम्मान की बात है। इसके अलावा आपने देखा हमारे करीब 15 से 20 हज़ार बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। जो जिनके बच्चे फंसे हुए थे उनकी तो स्थिति बहुत ख़राब थी, वो तो बेचारे दिन रात परेशान थे कि मेरे बच्चे कैसे बच के आएंगे। और मोदी जी जैसे शख्स ने पूरे 20,000 बच्चों को साकुशल यूक्रेन से निकालकर इंडिया लाने का काम किया, किसी बच्चे को खरोच तक नहीं आई। ये कितना बड़ा काम है। और उस वैसे ऐसे मतलब शख्सियत को आप देखो जिसने अपनी माँ का देहावसान हुआ, मात्र 2 घंटे वहाँ रुके और अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिल करके उनका दाह संस्कार किया, अपना जो दायित्व बनता था माँ के प्रति, परिवार के प्रति, उसको पूरा किया। और 2 घंटे बाद कलकत्ता चले गए और वंदे भारत ट्रेन का हावड़ा में उन्होंने उद्घाटन किया। ऐसी शख्सियत आपको मिलेगी कहीं पे क्या? सर, वंदे भारत ट्रेन की अगर ये यहाँ आप बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत तो ज़रूर हुई है, लेकिन जनता के बीच में जब हमने जा कर के इसका फीडबैक लिया तो कहीं ना कहीं जनता का कहना था कि ट्रेन रूट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका किराया जो है वो काफ़ी है, जो एक साधारण इंसान के लिए जो है उतना किराया देना जहाँ मुश्किल है। और जहाँ वो 200 रुपये में पहुँचते थे वहाँ वो वंदे भारत के माध्यम से 900 रुपये में पहुँच रहे हैं। तो ये तो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं कि बेटर साधन मिलें, ये मिलें। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे कर सकते हैं, उनको लगता है, वो बोलते हैं कि हमको देश के अंदर हम पे कर सकते हैं, लेकिन हमको साधन नहीं मिलते हैं। और आज की डेट में तो जो मामला है, आज हमारे भिलाई दुर्ग में देख लो ना, जितने बच्चे IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, वो तो फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। तो उनके लिए एक ये साधन हो गया। और मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर सकता है। और बाकी के लिए तो बाकी सारे साधन हैं ही हैं, बाकी लोगों के लिए तो पूरे साधन बने हुए हैं, सारी ट्रेनें, सब कुछ है। ये तो ये कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है और आज की डेट में फास्ट मूवमेंट चाहता है, संपन्न है, उसको लगता है कि पे कर सकता हूँ, लेकिन पे करने के बाद भी नहीं मिल रहे थे पहले साधन। आज पे करने के बाद कम से कम साधन उपलब्ध तो हो रहे हैं। वर्तमान सरकार की यदि हम यहाँ बात करें तो वर्तमान सरकार को अभी 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। जनता के बीच में, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में लगातार पहुंचते हैं, क्या फीडबैक आपको मिलता है कांग्रेस के प्रति? लोग कब से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं सर? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात यदि कर रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात घोषणा तो सरकार ने अभी की है। अच्छी घोषणा की है उनने। 4 साल 3 महीने तक कुछ नहीं दिया, आज घोषणा की है 2500 रुपये महीने देने की। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ना कि जो पॉइंट उन्हें जोड़े हैं उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसमें इंटाइटल नहीं हो रहे हैं। जी, मैं यही चाह रही थी, काफ़ी सारे मुद्दे उसको लेकर के उठ रहे हैं, वही जानना चाहिए। इंटाइटल नहीं है और बच्चों को भत्ता नहीं मिल पाएगा वो। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, आप 4.5 साल का उनको भत्ता वो दे रहे हैं क्या, एरियस? अगर आपने घोषणा जब की थी 2018 में कि हम तुरंत देंगे, तो आज तो 4.5 साल हो गए ना। 4.5 साल में उनको आप भत्ता का वो एरियस दीजिए, पूरा सब जोड़िए, उसको दीजिए पूरा के 2500 रुपये के हिसाब से। वो दे रहे हैं क्या आप उसको? मतलब 4.5 साल उनको भूखा रखा और अभी आप 2500 दे रहे हो, और उसमें भी आप इतनी शर्तें लगा दे रहे हो कि आधे बच्चे उसके इंटाइटल नहीं हो रहे। मतलब आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आपने भी एक घोषणा की कि 1 एकड़ पे हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। आप अच्छे से अच्छे किसान से पूछ लीजिए, अनुसंधान केंद्रों से पूछ लीजिए कि भैया 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान हो सकती है क्या? 15-16 मैक्सिमम। जो अच्छा किसान है, बहुत सारे साधन लगाता है फसल को बेटर बनाने के लिए, अपना कीटनाशक डालता है, खाद डालता है, सब कुछ डालता है, उसके बाद भी वो 15 से 16 क्विंटल से ज़्यादा खाद मतलब वो उगा नहीं सकता धान। और आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम 20 क्विंटल खरीदेंगे। तो ये आप लगातार जो आप चीज़ें बोल रहे हो अभी चुनाव के पहले। अब गौठान की स्थिति क्या है? गौठान में इन्होंने पेड एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ठेका किसी और के पास है, एम्प्लॉय इनके हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, उनको आप 10,000 रुपये 12,000 पेमेंट दे रहे हो, लेकिन गौठान में गाय नहीं है। वहाँ पर अगर गाय हैं भी तो उनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। कितनी गायें पहले मर चुकी हैं उसमें। तो ये सब मिला करके आप क्या बना रहे हो? आप नगर निगमों में अभी ने एक प्रस्ताव पारित किया है, उसमें मतलब उसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, सामान्य सभा स्पेशल बुलाई गई है, और उसमें केवल एक ही सूत्र था, मांग सूत्र। उसमें था कि जो उद्योगपति लोग हैं उनको संपत्ति कर से भार मुक्त किया जाता है। तो ये बताइए कि पूरे प्रदेश में क्या उद्योगपति भर हैं क्या? हैं?
आम जनता जिसने आपको वोट दिया, सत्ता में बैठाला, आप उसका हाथ मार करके उससे आप वसूली कर रहे हो संपत्ति कर की, और उद्योगपतियों को फ्री कर रहे हो। ये कौन सा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? भाई राज्य सरकार तो कल्याणकारी राज्य होती, राज्य सरकार है, मानते नहीं उसको कि जनता के कल्याण के लिए काम करना है हमको। तो जनता के वर्ग में आपको केवल उद्योगपति दिख रहे हैं क्या? आम जनता नहीं दिख रही है? तो इस तरह से लोगों को, और स्पेशल सेशन उसके लिए बुलाया गया है 1 दिन का, और उसमें लिखा हुआ है कि उद्योगपतियों को संपत्ति करके भार मुक्त करने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो आप आम जनता के हितैषी हो कि उसको तंग करने वाले हो, उसका शोषण करने वाले हो? ये स्पष्ट हो रही बात। जी सर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री आवास को लेकर तो हमने घेराव किया विधानसभा का, और 16 लाख आवास बनने थे यहाँ पर। उसमें 8 लाख आवासों के लिए इन्हें अपना जो राज्यांश था वो जमा नहीं किया। उसकी वजह से उनके मकान नहीं बन पा रहे थे बेचारों के, और केंद्रांश वापस चला गया। अब जब हमने विधानसभा का घेराव किया, हमारे 1 लाख से ऊपर लोग गए घेराव करने के लिए, तब आप अभी रोज पेपर में विज्ञापन निकाल रहे हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, जो किराए से रह रहे हैं हम उनको मकान देंगे। इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सपना है कि हर व्यक्ति जिसके पास मकान नहीं है वो अपने मकान का मालिक बने। और अभी 19 बजट में 1 करोड़ लोगों के लिए फिर प्रावधान रखा है उनको मकान देने के लिए, लेकिन ये राज्य सरकार उस पर कोई मदद नहीं कर रही है, और गरीबों का जो हक है वो मारने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने भी रखा था, मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे भूपेश सरकार। इस बात को लेकर के हमने वहाँ पर 1 लाख लोगों ने घेराव किया विधानसभा का। रायपुर में विधानसभा हाँ, ऐतिहासिक घेराव हुआ आज तक। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी, आप जब से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं साहू जी, 3 घेराव किए हैं। एक युवा मोर्चा के द्वारा रायपुर में किया है, समझे ना। दूसरा घेराव हमने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से बिलासपुर में किया है, जहाँ हमारी मातृ शक्ति 50,000 से ऊपर की संख्या में पहुंची थी। और अभी ये तीसरा घेराव मोर आवास मोर अधिकार का किया है, जिसमें 1 लाख लोग पहुंचे हैं। लगातार हमारे धरना और प्रदर्शनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग उसमें बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ये बतलाता है कि वर्तमान सरकार के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है। विधानसभा घेराव की यदि बात करें तो विधानसभा, जब आपने राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव किया था, उस वक्त आपकी पार्टी के ही लोग थे उसमें शामिल, या कहीं? देखिए, पार्टी भर के लोग शामिल नहीं थे। आपने उस बात को ठीक से अध्ययन नहीं किया। हम उसमें जो लाभार्थी थे और जिन्होंने आवेदन दिया है और उनको मकान नहीं मिले हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। वही हाँ, तो वो भी हमारे साथ गए थे। केवल पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, जनता के लोग थे जो पीड़ित हैं, जिनको उस योजना के तहत मकान नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने। तो हम जन आवाज को साथ लेके गए थे। कार्यकर्ता थे लेकिन जनता को लेके गए थे। सर, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका राजनीति सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। पार्टी से अभी वर्तमान में और किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? क्या ऐसा कुछ विचार या आपके मन में कुछ ऐसा है जो आप उसको आगे लाना चाहते हैं और अभी पार्टी उसके लिए आपको इजाज़त नहीं दे रही है? नहीं, पार्टी तो हम लोग जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं पूरी इजाज़त देती है। आपको मालूम है, इनको भी मालूम है कि जब मैं अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बनते साथ मैंने 9 दिन की पदयात्रा निकाली थी, शंखनाद पदयात्रा। उसमें वार्ड नंबर 1 जुनवानी से लेकर के और हुडको वार्ड नंबर 70 तक मैं पैदल चला था 9 दिन तक। और 9 दिन में मैंने जो जन समस्याएं इकट्ठी की थी उनको लेकर के मैंने एक ज्ञापन नगर निगम को दिया था। उसमें 500 लोगों ने मुझको लिखित में शिकायत की थी कि हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ हैजा फैल गया है, डायरिया फैल गया है, डायरिया में मौतें हुई थी उस समय, और नालियाँ बुझी हुई थी एकदम कीचड़ से, रोडों की हालत एकदम ख़राब है। ये सारी चीज़ें, नलों में पानी नहीं आ रहा था। और आप कैंप जा कर के, कहीं तो कैंप के रहने वाले हैं, कैंप जाके देखिए 2-2 फुट नीचे गड्ढा करके लोग पानी ले रहे हैं अभी भी, और सीवरेज लाइन और पानी की लाइन दोनों मिल जा रही है, और उसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। डायरिया हुआ था, 2 लोग एक्सपायर हो गए थे और सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आए थे। लेकिन आज भी
ये नगर निगम प्रशासन इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज वहाँ ये स्थिति इतनी ख़राब है, अभी इनने 760 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, उसमें 92 करोड़ का प्रॉफिट दिखलाया है नगर निगम भिलाई ने, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। स्थायी कर्मचारी हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। और भ्रष्टाचार के नाम पर अभी आपने देखा होगा सेक्टर 7 में एक इंडोर स्टेडियम बन रहा था 38 लाख की, और एक छोटे से बारिश के झटके में वो गिर गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब मैंने ये पूरा शंखनाद यात्रा करने के बाद कमिश्नर के पास मैंने जब ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि टाउनशिप के जो बीएसपी वाले 22 वार्ड हैं उसमें हम कुछ काम नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगे? बोले बीएसपी हमको एनओसी देती नहीं है और बिना एनओसी के हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अब ये 38 लाख का जो इंडोर स्टेडियम बन रहा था इसको तो बीएसपी ने एनओसी नहीं दी, तो आप अपनी ही बात से कैसे भागते हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि वहाँ काम नहीं करेंगे 22 वार्डों में क्योंकि बीएसपी का एरिया है, बीएसपी हमको एनओसी नहीं देती है, और दूसरी तरफ बिना एनओसी के आप 38 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो जो भर भरा करके पूरी गिर जाती है। सर, वैशाली नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वैशाली नगर क्षेत्र से काफ़ी शिकायत है, क्यों वो क्षेत्र पिछड़ रहा है, क्यों विकास के उसमें आगे नहीं आ पा रहा है? इसका सीधा सीधा कारण है कांग्रेस की सत्ता है और पूरे जिले में हमारा एकमात्र विधायक है, तो उनको खटकता है, उनको लगता है कि हम यहाँ विकास काम नहीं करेंगे, जनता को ये बताएंगे कि हमारा विधायक बीजेपी का है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनतंत्र में, लोकतंत्र में ये कोई बात नहीं होती है। समानता का व्यवहार जनता के साथ होना चाहिए, और जो सोच रख करके वो काम कर रहे हैं जनता उस सोच को नकारेगी। और अभी तो मामला केवल वैशाली नगर में काम नहीं कर रहे थे ना, लेकिन हम तो अब पूरी की पूरी 6 सीट लेंगे उनसे, और वो अब बैकफुट पे आएंगे, जनता उनको भगाएगी 2023 में निश्चित है। तो ये थे हमारे सामने भिलाई से जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बृजपुरिया जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया, किस तरीके से वो राजनीति में आए, किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर उनकी तैयारियां चल रही हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से लगातार हमारे बीच में मौजूद होते रहें और अपने जो अनुभव को है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।